बड़ी क्वेश्चन दिया हुआ आपको, ये रे डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस रे डायग्राम के क्वेश्चन में आपको ना ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस दिया हुआ है। एक ऑब्जेक्ट है जो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर से इस दूरी पर पड़ा हुआ है। मतलब कॉनकेव मिरर दिया हुआ है जिसकी फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट इन डिस्टेंसेस पे पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको इसका नेचर, पोजीशन, साइज बतानी है इमेज की। देखो बड़े, ये क्वेश्चन टेबल के रूप में भी आ जाता है, टेबल बना हुआ आ जाता है, या फिर मैडम आपको क्वेश्चन लिख करके दे देती है, 2-3 डिस्टेंस दे देती है साथ में कि आप पोजीशन, नेचर, साइज बताओ। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है और ये यूलाइक आप करेंगे तो यूलाइक में भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखो बड़े, लास्ट क्लास में मैंने कहा था मैं कुछ क्वेश्चंस तो आपको करा रहा हूं, बट आप लोग यूलाइक ले लें, यूलाइक नई वाली ले लें, उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर दें, उसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। अगर इनकेस कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो वो मेरे से पूछ ले। ठीक है, अब देखो बड़े, क्वेश्चन दिया हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फॉलोइंग डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंसेस हो गए, ये यू हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये वी है इमेज डिस्टेंस। ये नेचर बताना आपको बड़ा, नेचर का मतलब रियल है, इन्वर्टेड है, वर्चुअल है, इरेक्ट है, कैसे। ठीक है जी। अब देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें मैं छोटा सा एक रफ डायग्राम बनाता हूं समझने के लिए। चाहे मैं इधर बना लूं, उधर बना लूं, कहीं बना लूं। मैंने ये मान लिया ये मेरा ये फोकल लेंथ 10 है, तो सी क्या हो जाएगा 20। ठीक है ना भाई, फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस कर्वेचर कितना हो जाएगा 20 सी। आपने रफ डायग्राम बनाया सिर्फ छोटा सा रफ में, ये आपको समझाने के लिए कि आपको ये पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है। सबसे पहले देखो बेटे, 10 सेंटीमीटर मतलब ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है फोकस पे। ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे होता है तो इमेज कहां बनती है, आपको समरी याद है, तो उसके हिसाब से हमारी जो इमेज बनेगी वो इन्फिनिटी पे बनेगी। कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे। और जो इन्फिनिटी पे इमेज बनती है वो क्या होती है बेटा, उसका साइज जो होता है वो क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। ठीक है, ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड और रियल एंड इन्वर्टेड हाईली एनलार्ज्ड बड़ी बनती है, बहुत बड़ी, इन्फिनिटी पे। ठीक है जी। अब सेकंड केस है हमारा, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा है, तो ऑब्जेक्ट अगर मैं इन्फिनिटी पे रखूंगा तो इमेज बनेगी एट फोकस, ये भी रियल इन्वर्टेड बनेगी और पॉइंट साइज बनेगी। पॉइंट साइज मतलब पॉइंट मतलब बहुत छोटी, हाईली डिमिनिश्ड। अब मैंने रखा 20 सेंटीमीटर में, 20 का मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को सी पे रखा है। देखो ये मेरा, ये फोकस है, ये सी है, तो मैंने सी पे रखा। अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखता हूं तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सी पे ही बनेगी। ऑब्जेक्ट अगर सी पर है तो इमेज भी सी पे ही बनेगी। देखो बेटा, इसने 20 सेंटीमीटर लिख के दिया है, एट सी लिख के नहीं दिया। तो एट सी हमने पहचान लिया कैसे, कि 10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है तो 20 हो जाएगी सी। कभी लिख के भी दे सकती है मैडम आपको सीधा सीधा एट सी। तो ऑब्जेक्ट सी पे है, इमेज भी सी पे, और सेम रियल एंड इन्वर्टेड, और ये मेरे बच्चे बनेगी सेम साइज की। दिस इज द ओनली केस जहां पर सेम साइज की इमेज बन रही है। ठीक है जी। 25 सेंटीमीटर मतलब बियॉन्ड सी, 25 का मतलब सी के पीछे, बियॉन्ड सी है तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, सेम रियल एंड इन्वर्टेड, और सी और एफ के बीच में बनेगी स्मॉल साइज की, बनेगी छोटी। 15 सेंटीमीटर, 15 का मतलब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है, ये 10 है और ये 20 है, तो 10 और 20 के बीच में 15, तो बियॉन्ड सी, इमेज बनेगी बियॉन्ड सी। और ये बड़े, ये भी रियल है, और ये बनेगी एनलार्ज, बड़ी, लार्ज इन साइज। एनलार्ज मत को लार्ज इन साइज कहते हैं। ठीक है, और लास्ट केस हमारा 8 सेंटीमीटर। 8 का मतलब क्या होता है बेटे, फोकस से कम। अगर कभी भी फोकल लेंथ से कम डिस्टेंस हो ऑब्जेक्ट का, फोकल लेंथ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कम हो,
फोकल लेंथ से, तो हमेशा बेटे वर्चुअल इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनेगी और बिहाइंड द मिरर वर्चुअल इरेक्ट और एनलार्ज, बड़ी बनेगी। सबसे बड़ी बनती है बेटा इसमें जब ऑब्जेक्ट फोकस पे होता है एट एफ, हाईली एनलार्ज। आप इसकी बेटे समरी याद कर लो, ठीक है, तो आपको ये सारा चीजें याद हो जाएंगी। और ये टेबल बेटा आपको ना बहुत हेल्प करेगा, ऐसी तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि आप अब की बार ऑप्शनल क्वेश्चंस भी आने और यूलाइक में भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, पेपर में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। अब बेटे देखो रे डायग्राम हमारे मैंने आपको बना के दिखा दिए थे, रे डायग्राम के ऊपर समरी मैंने बता दिया आपको। कॉन्वेक्स, अब इसके बाद कॉनकेव है ये, फिर कॉन्वेक्स के सिर्फ दो ही केस है, कॉन्वेक्स के दो ही केस हैं, या तो इन्फिनिटी या फिर कहीं और। इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में, हमेशा छोटी इमेज बनेगी और एफ और पी के बीच में बनेगी, कोई और केस ही नहीं है उसका। और जो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज फोकस में बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी, और कोई केस ही नहीं है। तो कॉन्वेक्स के सिर्फ दो ही केस है। अब हमने बड़े नया टॉपिक जो मेन शुरू करना है वो तो एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट है मिरर के ऊपर, ठीक है। और मैं आपको ना न्यूमेरिकल सारे इकट्ठे करा देता हूं। अभी हम नया टॉपिक शुरू करते हैं रिफ्रैक्शन। न्यूमेरिकल्स लेंस और मिरर के मैं इकट्ठे कराऊंगा, दोनों के फॉर्मूलों में फर्क बताऊंगा आपको इकट्ठे कि किस में क्या लेना है, किस में क्या लेना है। फॉर्मूला सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क है, बट उसमें बताना है कि क्या हम कैसे कैसे लें, ठीक है। देखो बड़े, अगला टॉपिक हमारा है रिफ्रैक्शन। देखो बेटा, जैसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है जब एक सरफेस पे गिरती है और वहां से रिफ्लेक्ट होती है, तो ऐसे ही जब लाइट किसी सरफेस पे, ऐसे सरफेस पे गिरे जो ट्रांसपेरेंट है या थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट है, डेंसिटी चेंज हो रही है। मान लो एक एयर और ये वाटर है, पानी हवा, लाइट हवा से किस में जा रही है, वाटर में, एयर टू वाटर। तो जैसे ही वो किसी सरफेस पे गिरेगी पानी के सरफेस से, इट विल बेंड, ये बेंड हो जाएगी। और दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन। और ये इसको बड़ा कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, इसको कहते हैं आर एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, लाइट जब किसी भी मीडियम पे गिरती है बेटा, एयर टू वाटर, वाटर टू ग्लास, कहीं पर भी जब मीडियम चेंज होता है तो वो जब बेंड होती है, वो बेंडिंग होती है उसकी, तो उस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन। बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। ये रिफ्रैक्शन होता क्यों है? रिफ्रैक्शन अकर्स ड्यू टू डिफरेंट डेंसिटीज, डेंसिटीज के कारण होता है ये। जब डेंसिटी चेंज होती है तो ऑटोमेटिकली लाइट की स्पीड भी चेंज होती है। तो जब स्पीड चेंज होगी, चेंज इन डेंसिटी, चेंज इन स्पीड, ये रिफ्रैक्शन होता है। ड्यू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू दिस रिफ्रैक्शन होता है, ड्यू टू दीज फैक्टर्स। देखो बेटा, जब भी लाइट बेंड होती है, अगर वो रेयरर से डेंजर में जा रही है, रेयरर से डेंजर में जा रही है, देखो ये डेंसिटी चेंज होगी, पानी, हवा जो है वो बहुत हल्की है, डेंसिटी कम है, रेयरर कहते हैं उसको। और जब डेंसिटी ज्यादा होती है, पानी में जा रही है, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। मोर डेंस, लेस इज द स्पीड।
और रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी, बेंडिंग ज्यादा होगी। अगर यहां पर थोड़ा सा मीडियम हल्का कम डेंजर होता तो ये थोड़ा बेंडिंग कम होती। जितनी बेंडिंग ज्यादा होगी स्पीड उतनी कम हो जाएगी। बेंडिंग इन द सेंस ये वाला एंगल जितना छोटा होगा, ये एंगल जितना छोटा होगा, ये क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, एंगल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बेटे रिफ्लेक्शन है। व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर इट बेंड्स, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज नोन एज रिफ्रैक्शन एंड दिस अकर्स ड्यू टू डिफरेंट स्पीड्स या वेलोसिटी यू कैन से ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। आपने देखा होगा स्विमिंग पूल, स्विमिंग पूल में क्या होता है, ऐसा लगता है कि बहुत गहरा नहीं है, गहराई बहुत ही कम है, ये तो जरा सा है, इसकी गहराई कम है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वो ऑप्टिकल इल्यूजन होती है, वो इसके कारण होती है, रिफ्रैक्शन के। देखो बेटे एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये स्विमिंग पूल है, ये पानी पड़ा हुआ है इसमें, अब रे ऑफ लाइट जब आएगी इसमें, तो जब वो यहां से निकलेगी बाहर, राइट लाइट, तो आनी चाहिए थी ऐसे, देखो आ रही है, रेज आ रही है और वो बाहर निकल रही है पानी से, तो ये जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन जैसे ये मीडियम चेंज होगा, ये वाटर है और ये एयर है, तो इट विल बेंड, ये बाहर की तरफ झुक जाएंगी, ऐसे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी, और जब ये बेंड होगी तो इसकी इमेज ऐसे बनेगी, यहां की बजाय यहां बनेगी। तो ऐसा लगेगा कि जो स्विमिंग पूल का जो फ्लोर है ना वो यहां है बजाय कि यहां के, इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन। ये ऑप्टिकल इल्यूजन होती है, होता नहीं ऐसा। आप देखो ना, कभी भी आप अगर देखें, एक ग्लास ले लें कांच का, उसमें पानी भर लें और एक पेन डालें उसमें, तो पेन टेढ़ा नजर आएगा, आपको टूटा हुआ नजर आएगा, झुका हुआ नजर आएगा, टिल्टेड। वो उसकी वजह से नजर आता है, रिफ्रैक्शन की वजह से, क्योंकि रेज जब आती है ना, तो जैसे ही मीडियम चेंज होता है बेंड। तो बेंडिंग दो तरह से होती है बेटा, एक होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, एक होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। देखो बेटा ये मैं पहले भी लिख करके दे चुका हूं आपको पहली वाली वीडियोस में, तो मैं लिख नहीं रहा, मैं आपको ओरली बता रहा हूं रिवीजन में, आप उसको पढ़ लें, ठीक है। आप अगर चाहें तो वो वाली वीडियोस देख सकते हैं दोबारा से, उसमें पूरी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया है लिख करके कि क्या होता है। देखो बेटे एक होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और एक होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल। ये नॉर्मल होता है बेटा, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। टुवर्ड्स द नॉर्मल कब होती है, जब लाइट रेयर टू डेंसर में जाती है, और जब डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। बेटा देखो ऐसा है कि लाइट की जो स्पीड होती है ना, वो आपकी रिफ्रैक्शन डेंसिटी पर डिपेंड करती है। जितनी डेंसिटी ज्यादा होगी स्पीड कम हो जाएगी लाइट की, जितनी डेंसिटी कम होगी स्पीड ज्यादा हो जाएगी, डेंसिटी, ठीक है जी। तो ये है मेरा बच्चे रिफ्रैक्शन का टॉपिक है, ठीक है। अब हम इसके ऊपर पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो मैंने आपको भी बताया कि बेंडिंग होती है लाइट की, कितनी होती है, कैसे होती है, वो सारी है। बट इसमें दो लॉज हैं रिफ्रैक्शन के। पहला लॉ वो कहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला लॉ तो से आपने पढ़ा हुआ था, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द प्लेन आर लाई ऑन द सेम प्लेन। जो लॉज है ना बेटे, सेकंड लॉ इंपॉर्टेंट है। सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं, स्नेल्स लॉ। वो कहता है कभी भी अगर एक रे एक मीडियम से दूसरे में जा रही है, मान लो हवा से पानी में जा रही है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा ना वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो, वो जिस एंगल में बेंड होगी उसकी जो वैल्यू निकलेगी रेशो, वो हमेशा कांस्टेंट होती है। मान लो अगर आपने एयर से वाटर में आई, ये एंगल आपका है 45 और ये एंगल बेंड हुआ, ये आपका है 30, तो साइन 45 अपॉन साइन 30 की जो वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करके एयर टू वाटर आ रही है, जो रेशियो निकलेगी वही निकलेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अब मान लेते हैं मैं इस एंगल को चेंज कर देता हूं, मैंने इस एंगल को चेंज किया, इसको कर दिया 43,
तो ये कुछ और चेंज हो गया, मान लेते हैं ये हो गया 32। अब इनकी वैल्यूज दी हुई है, आपको दी होगी, अगर ऐसी वैल्यूज आएंगी 43, 32 तो आपको वैल्यू दी होगी। ये वैल्यूज नहीं गिवन होगी क्योंकि ये वैल्यूज आपको आनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, तो ये आपको वैल्यूज दी होंगी। आप पुट करके देखना बेटे, जो इसका आंसर आएगा ना वही इसका भी आंसर आएगा, दोनों सेम आएंगी। अगर वो एयर टू वाटर जा रही है, एयर टू वाटर, हाँ अगर मीडियम चेंज हो गया, एयर टू ग्लास हो गया तो वो चेंज हो जाएगी। ये वैल्यूज जो होती है ना बेटा हमेशा फिक्स्ड होती हैं। एयर टू वाटर फिक्स्ड है 1.33, कहीं पर भी कैसे मर्जी निकाल लो 1.33 आएगा आंसर। एयर टू ग्लास 1.50, ये फिक्स्ड है। इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यूज। अब मैं आपको बता दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है।